हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ अल्काली इंजुरी। तो जो हमारा कॉस्टिक का दूसरा सेक्शन था अल्काली इंजुरी का, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम चालू करेंगे कुछ एग्जांपल अल्काली के, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉस्टिक पोटास। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे अल्काली के। तो हमने लास्ट एसिड में देखा था कि ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस कर रहा है, मगर यहाँ पे जो हमारा अल्काली है, अल्काली कैसे हमारे इंजुरी करेंगी और इसके जो बेसिक डिफरेंसेज है एसिड से वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो ये अल्कालीज है, अभी अल्काली के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं और ये क्यों हमारे घर में अवेलेबल रहता है, वो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। पहले जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपने पेंट में हो गया, ऑयल में हो गया, या फिर जितने भी हमारे क्लींजिंग एजेंट है घर में डर्ट रिमूव करने के लिए, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो कभी ऐसे क्लीनिंग एजेंट्स की इंजुरी हो जाती है तो वहां पे अल्कली इंजुरी होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ड्रेन क्लीनर, हमारे जो सिंक होते हैं, बेसिन होते हैं, वो चोक हो जाते हैं, या फिर कभी बाथरूम टॉयलेट चोक हो जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर ओवन क्लीनर्स। तो ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ड्रेन क्लीनर्स की तरह यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स और जो अपना डिटर्जेंट है वो भी सोडियम कार्बोनेट रहता है, मगर उसकी कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली कम रहती है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, या फिर कभी कभी बच्चे ने उनको इंजेस्ट कर दिया, या फिर सुसाइडल इंटेंशन की वजह से किसी ने इसी डिटर्जेंट को भी लास्ट डोज में ले लिया, तो वो भी फेटाल हो सकता है। तो जो अल्कली की यूजुअल फेटाल डोज है वो है 10 से 15 ग्राम या फिर 10 से 15 ml। अगर कोई इन अल्कली को ले रहा है तो वहां पे बहुत ही दिक्कतें हो जाती है। तो जो इसका मैकेनिज्म है, अनलाइक एसिड में क्या होता था, कोगुलेशन नेक्रोसिस हो रहा था, जबकि यहाँ पे अल्कली में क्या हो रहा है, ये लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस करा रहा है। ये अलग है। ये लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में क्या होता है ना कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है। हमने एसिड में देखा था कि वो क्या कर रहा था, स्टार फॉर्मेशन कर रहा था और सेल्फ लिमिटिंग टाइप की इंजुरी हो रही थी, जबकि अल्कली में क्या होता है ना कि ये पेनिट्रेट ज्यादा करता है। हाँ, ये इसका जो बेसिक केमिकल रिएक्शन रहता है वो रहता है सपोनिफिकेशन। और सपोनिफिकेशन किसका होता है, फैट का। और वी ऑल नो राइट, हमारे सेल्स किससे बने हैं, फॉस्फोलिपिड से। तो इसको सपोनिफाई कर देगा तो हमारे सेल डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, एकदम से रप्चर होना चालू हो जाएंगे। इन एडिशन टू दैट इट विल सोलुबलाइज द प्रोटीन। तो सेल को रप्चर करके ये अंदर चले जाएगा और सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, अब हमारे सेल्स तो मेजोरिटी प्रोटीन ही है, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, तो प्रोटीन को भी ये सोलुबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से सेल कंप्लीटली डीअरेंज हो जाता है, पूरा सेल एकदम से खत्म हो जाता है, पूरा पेनिट्रेट, एकदम से इंजुरी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। और इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एसिड के कंपैरिजन में, इसीलिए अल्कली की इंजुरी को बहुत ज्यादा सीवियर माना जाता है एसिड के कंपैरिजन। एसिड का क्या होता है ना कि रूखा तीखा टाइप का रहता है, एकदम सडन करेगा, लार्ज इंजुरी करेगा, मगर लॉन्ग टर्म में उसके इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते। जबकि अल्कली क्या है कि इंजुरी करेगा, मॉडरेट लेवल की इंजुरी करेगा, और मॉडरेट लेवल की इंजुरी ओवर द डेज, ओवर द वीक करता रहेगा। ये आप ऐसा मान के चलो कि एसिड कैसे है कि जैसे हमने सूखे पत्तों में एक बार आग लगा दिया, एकदम जल्दी से आग लग गया और चीजें खत्म हो गई। जबकि ये कैसे ना भूसे पे आग लगाना जैसा है, तो ये धीरे 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 अंदर से सेल को डैमेज करता ही रहेगा पूरा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्रोनिक अल्सरेशंस देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों देखने को मिलते हैं अभी आपको समझ में आ गया। और इसमें इसोफेगस जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है स्टोमक के कंपैरिजन पे, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। तो अल्कली है वो ज्यादा इसोफेगस को इंजुरी करती है। तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। कोरोजन तो होता ही है, जीआई म्यूकोसा को इसोफेगस जो स्पेशली है वो एकदम से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितने भी आगे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो सारे इसोफेगस के आते हैं। इसोफेजाइटिस एकदम कॉमन है अल्कली इंजुरी में। डिस्पेजिया, आदमी को स्वेलिंग करने में दिक्कत आ रही है, वोमिटिंग हो रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, हेमाटोमेसिस, जितना भी वोमिटिंग हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है। स्ट्राइडर, अगर हेमाटोमेसिस है, स्ट्राइडर है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इसोफेगस को इंजुरी हो चुकी है किसी लेवल तक। फिर इसोफेजाइटिस इज वेरी कॉमन। इसोफेजाइटिस में क्या है, 1 डिग्री बर्न हो सकता है, 2 डिग्री बर्न हो सकता है, 3 डिग्री बर्न, या जिसको हम सीवियर बर्न बोलते हैं, या फिर हम 4 डिग्री बर्न बोलते हैं, जिसमें इसोफेजाइटिस तो होता ही है, सीवियर बर्न होता ही है, अलॉन्ग विद दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक परफोरेशंस हो जाते हैं, छेद ही हो जाता है पूरे इसोफेगस में, इसोफेगस पूरा आर पार हो जाता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं 4th डिग्री बर्न। ये सारी चीजें हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर इडिमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो गया, फिर पेरिटोनाइटिस, जितना भी अल्काली है वो अपने पेरिटोनियम कैविटी में जा रहा है, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट के रीजन पे जा रहा है, पेरिकार्डाइटिस कर देगा, लंग्स के रीजन पे जाएगा, प्लूराइटिस कर देगा। तो ये बहुत सारी इंजुरी
कर देता है। फिर अब्डोमिनल पेन, डायरिया, टेनेसनेस, ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिलेंगी अल्काली इंजुरी में। फिर ग्रे सॉपी लाइक नेक्रोटिक एरिया इन दी स्किन, अगर हमको स्किन में लोकल इंजुरी हुई डर्मल एक्सपोजर की वजह से तो वहां पे ग्रेइश नेक्रोटिक एरिया देखने को मिलेंगे। अगर आई में है तो ये एक ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी है, राइट। और इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एज एसिड्स लाइक हमको इसको हिस्ट्री लेना है, फिर इसका साइन एंड सिम्टम देखना है, और लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, जैसे एसिड इंजुरी में ब्लू को रेड में कर रहा था। तो इससे हमारा अल्काली जो है, अल्काली इंजुरी को हम आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हम अल्काली इंजुरी को कैसे मैनेज करेंगे? पहले तो हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, O2 इनहेलेशन कराएंगे और आदमी को इंट्यूबेशन कराएंगे ताकि उसकी जान बची रहे। फिर हम मिल्क या फिर जो भी डाइल्यूएंट्स है जैसे वाटर है उससे हम इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, सेम लाइक इन एसिड्स 250 ml, या फिर बच्चा है तो 10 से 15 ml पर केजी के डोज में हम अल्कली को यहाँ पे डाइल्यूट करते रहेंगे। और इसमें भी जो इमेसिस है या फिर लवाज है, कैथेरसिस, एक्टिवेटेड चारकोल, सारे चीजें ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और डाइल्यूट करने के बाद यहाँ पे भी कुछ खाना नहीं देना है। तो मोटा मोटी तरीके से हम जो देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम जा रहा है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में दिक्कत आ रही है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, ज्यादा है तो डायरेटिक्स देके बॉडी से बाहर निकालेंगे, और कम है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। देन वी हैव टू वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उस कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सर्जरी इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पे सीवियर इसोफेजाइटिस होके परफोरेशन होने के चांसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इंट्रालुमिनल स्टेंट रखते हैं, या फिर एक्स्ट्रापोलेटरी लेप्राटोमी हम कर सकते हैं, जहां पे हम इस इसोफेगस को रिपेयर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी इतना सीवियर हो जाता है कि इसोफेजेक्टोमी करना पड़ता है, इसोफेगस को पूरा निकाल के वहां पे आर्टिफिशियल इसोफेगस भी हमको लगाना पड़ सकता है, कि इसकी सीवियर एफिनिटी रहती है अल्काली की इसोफेगस के साथ, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जिसकी वजह से इसोफेगस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेम कंट्रोवर्सी है, 1 डिग्री में कोई यूज नहीं है, 2 डिग्री में बर्न प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रक्चर के लिए। हाउएवर जो लेटेस्ट एविडेंसेज है वो बोलते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना इतना अच्छा नहीं है। एंटीबायोटिक्स अगेन डिपेंड ऑन द एविडेंसेज, कि क्या यहाँ पे इन्फेक्शन की एविडेंसेज है तो ही हम एंटीबायोटिक देंगे, हम सीधे सीधे एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर कहीं पे स्ट्रक्चर्स है तो वो केसेस में हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देन अगर डर्मल या फिर अकुलर एक्सपोजर हुआ है तो कोपियस इरिगेशन हमारा सबसे पहला मेन स्टे है, और लोकल सूदिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। और डर्मल में बर्न हो गया है तो वहां पे हम लोकल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर ओरल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोकल स्टेरॉइड्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। कहाँ पे हम टॉपिकल की बात कर रहे हैं, ओरल की बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर द नियोप्लास्टिक चेंजेस ओवर द ईयर्स एंड डेकेड्स। तो जो ये हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इस बर्न के हिसाब से, तो उसमें नियोप्लास्टिक चेंजेस हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक चेंजेस आ सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसा आ रहा है तो वहां पे हम इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये नियोप्लाज्म से करने के लिए हो गया। इस तरीके से हम अल्काली को सपोर्टिव केयर से ही मैनेज कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अल्काली पॉइजनिंग में भी हमारे पास कोई ऐसा डेफिनेटिव क्योर नहीं है। ये एसिड इंजुरी से कुछ कुछ चीजों में डिफर करता है, जैसे उसमें क्या था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था, इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। एसिड में स्टार फॉर्मेशन होता है, अल्कली में स्टार फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए एसिडिक का जो बर्न रहता है वो सडन रहता है, लार्ज स्केल पर रहता है। मगर अल्कली का मॉडरेट टू लार्ज स्केल में तो रहता है, मगर ये लंबे समय तक रहता है। इसकी जो पेनेट्रेबिलिटी है हमारे टिश्यूज में या सेल में वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें हमको हमेशा याद करनी है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एसिड की एफिनिटी स्टमक के साथ ज्यादा है, इसोफेगस में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेके आता, जबकि अल्कली जो है वो इसोफेगस में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी अल्कली के बारे में। तो हम इसमें अल्कली के बारे में भी हम एक केस स्टडी देखेंगे कि अल्कली की केस स्टडी हम कैसे करेंगे। तो ये जो केस है ये है अल्कली की केस है। अ 4-year-old मेल एक्सीडेंटली इंजेस्टेड ड्रेन क्लीनर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ड्रेन क्लीनर बेसिन साफ करने के लिए रखा होगा तो उसको एक बच्चे ने पी लिया। चाइल्ड अपीयर्ड विद सिम्टम लाइक ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, रिफ्यूजल टू स्वॉलो फूड एंड स्ट्राइडर। तो यहाँ पे इसोफेजाइटिस हो गया है, स्ट्राइडर आया है या डिस्पेजिया आया है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और बच्चे को सीवियर पेन हो रहा होगा इसीलिए वो रो भी रहा है।
नो इमीडिएट हेमेटोमेसिस, मगर ऐसा कोई भी उल्टी में खून सून आने का कोई भी सिम्टम नहीं दिखा है। चाइल्ड वॉज एक्सेसिवली इरिटेबल। ऑन एग्जामिनेशन हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी लोअर सर्किट में है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ा हुआ है, स्ट्राइडर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और डीप इरिथेमा इन माउथ, मुंह के अंदर में पूरा लाल कलर का छाला दिख सकता है, और लिक्विफेक्टिव इंजुरी हुई है, वो हम ओरल बकल कैविटी में हम देख सकते हैं। जो उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो बढ़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लामेशन भी एकदम पीक में चल रहा है, WBC भी बढ़ा हुआ है। ये इन्फ्लामेटरी चेंजेज भी हो सकते हैं या फिर सडन डिस्ट्रेस रिलेटेड चेंजेज भी हो सकते हैं। पीएच जो है वो पीएच एकदम नॉर्मल है। एक्सरे में पल्मोनरी रीजन का स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? फिर हम मैनेजमेंट में हमारे पास कोई इतना बहुत ज्यादा ऑप्शन अल्कली इंजरी में नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसका भी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को हम इंटैक्ट रखेंगे, इंट्यूबेशन कर देंगे, आईवी फ्लूइड दे देंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड मेंटेन होता रहे। नील पर ओरल डाइल्यूशन करने के बाद हम नील पर ओरल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कर रहे हैं, 4 साल का बच्चा है तो इसका वजन 10-12 केजी होगा, उसके हिसाब से 100-150 ml तक हम फ्लूइड देके डाइल्यूट कर सकते हैं या मिल्क देके डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर नील पर ओरल रख देंगे, और जो अपना प्रोटॉन पंप इनिबिटर है उसको हम आईवी रूट से देंगे या फिर सुक्रालफेट हम दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स का कोई ऐसा है नहीं कि देना है कि नहीं देना है, अगेन इट डिपेंड्स। सर्जरी कर सकते हैं, इमीडिएटली सर्जरी करने की जरूरत है, और उसको फॉलो अप और मॉनिटरिंग करता रहना पड़ेगा, और जो भी सपोर्टिव केयर है वो हम उसको कंटिन्यूसली देते रहेंगे। तो ये था हमारा अल्कली से रिलेटेड एक केस स्टडी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक जो इस टॉपिक से है, कॉस्टिक से है, तो इसमें क्या है कि अल्कली इंजुरी आर मोर सीवियर, ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं। अगर हम इसका जो कुमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म पूरे कोर्स का पूरा जो इफेक्ट देखेंगे, अल्कली की इंजुरी है वो ज्यादा सीवियर है कंपेयर टू दी एसिड इंजुरी। एसिड का इंस्टेंट तो ज्यादा देखने को मिलता है, मगर लॉन्ग रन में वो लिमिटिंग है। हाउएवर अल्कली को इंस्टेंटली एसिड के कंपेरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मगर लॉन्ग रन में ये बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है। राइट, परफोरेशंस आर कॉमन इन बोथ, अल्काली पेनेट्रेट्स मोर इन दी क्रोनिक रन। पेनेट्रेशन दोनों ही करते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में भी पेनेट्रेशन होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में भी पेनेट्रेशन होता है, मगर एसिड में इंस्टेंटली पेनेट्रेशन देखने को मिलेगा, अल्कली में लॉन्ग टर्म तक भी पेनेट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है, और इसको हमको सपोर्टिव केयर से मैनेज करना जरूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिर से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी घर में ये क्लीनिंग एजेंट्स है, किचन क्लीनिंग एजेंट्स है, टॉयलेट क्लीनिंग एजेंट्स है, बाथरूम क्लीनिंग एजेंट्स है, तो इन सारी चीजों को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए और एक सेफ स्टोरेज एरिया इनके लिए बनाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।